हेलो एवरीवन। आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए एनिमीज़ टू लवर्स के फाइनल पार्ट को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था विंग ने वांगजी को बताया कि नी मिंगजुए बहुत सालों से ड्यूअल कल्टीवेशन कर रहे हैं। इस पर वांगजी सोच में पड़ जाता है कि नी मिंगजुए किसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन कर रहे होंगे। अब वांगजी ने अपना प्रतिकार रोक दिया तो वेंग ने हंसते हुए कहा, क्या तुम इसका जवाब जानना चाहते हो? वांगजी ने जवाब दिया। वो वेंग की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वेंग उसकी पूरी दुनिया उसे दे रहा हो। तभी वेंग ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, इतनी आसानी से तो नहीं। पर वांगजी ने तुरंत दूसरे हाथ से वेंग के रोब्स पकड़ लिए, पर तुरंत ही उसके हाथ खाली हो गए क्योंकि वेंग एक गोल्डन डस्ट के साथ वहाँ से गायब हो चुका था। अब तो वांगजी मानो पागल सा हो गया था। वो दौड़ते हुए अपने महल में वापस चला गया। उसने चिल्लाकर चिली से कहा कि उसके लिए बात प्रिपेयर की जाए। साथ ही मिली से कहा कि पालकी तैयार करो। वांगजी अब अपने अल्फा से इस बात को किसी भी तरह से उगलवाना चाहता था, तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसके पास थोड़ा सा समय था। जब तक उसकी नौकरानियाँ उसका सारा काम नहीं कर देती तो वो तुरंत मेडिटेशन के लिए बैठ गया और वो ध्यान करते हुए अपने माइंड में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने अपने ओमेगा को आवाज़ लगाना शुरू किया, जहां पर कुछ समय बाद उसके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुल्फ आया जिसकी आंखें नीले रंग की थी। पूरी फर चांद की रोशनी में सिल्वर डस्ट से चमक रही थी। अपने वुल्फ के सामने आते ही वांगजी घुटनों पर आ गया और उसने पूरे दिल से अपने ओमेगा को बो किया। फिर उसने ओमेगा से कहा कि वो वांगजी की मदद करे अपने अल्फा के पास जाने के लिए। पर वांगजी का ओमेगा खुद ही अपने होश में नहीं था। ऐसा लग रहा था उस पर कोई चीज़ हावी हो रही है, जो कुछ और नहीं उसकी नज़दीक आ रही हीट थी। ओमेगा ने वांगजी से बस इतना कहा कि वो अपने अल्फा की मदद ले, पर वांगजी को यही समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने अल्फा से क्या कहे, उसे कैसे मनाए। उसे लगता था उसका ओमेगा अपने अल्फा के बहुत करीब है, इसलिए उससे वांगजी को मदद मिल सकती है। लेकिन अभी ओमेगा अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा था, इसलिए वांगजी उसे कोई मदद न मिलती देखकर ध्यान से वापस आ गया। तब तक चिली ने उसका बात प्रिपेयर कर दिया था। कुछ देर में पालकी भी आने वाली थी, तो वांगजी तुरंत से नहाने के लिए चला गया। लगभग 1 घंटे बाद उनकी पालकी वापस से प्रिंस के महल की तरफ निकल गई थी। वांगजी की धड़कनें आज बेकाबू हो रही थी। पालकी में बैठे बैठे वो सब कुछ याद कर रहा था जो भी उसके शिष्य ने, उसके गगन ने उसे सिखाया था। खासकर न्योहसांग गगन ने सडक्शन, सामने वाले को कंट्रोल करना, उसका दिमाग काबू कर लेना। वांगजी सोचने लगा, पर अगर मैं उसके साथ अपनी चाहत भी जोड़ दूँ तो? वैसे तो उसने अपनी ज़िंदगी के 7 से 8 साल इस चीज़ में गुजार दिए कि वो किसी भी तरह से विंग को मारना चाहता है, पर आज जब वो पीछे मुड़कर देख रहा है तब उसे समझ आ रहा है उसके अल्फा ने उसे मार्क करने के अलावा दोबारा कभी भी उसका फ़ायदा नहीं उठाया। पर उसे मार्क करने से जितना नुकसान वांगजी को हुआ, उससे कई ज़्यादा नुकसान विंग को हुआ था। वांगजी के दिल में जो उसके लिए नफ़रत पनप रही थी, उसके मौत की चाहत पनप रही थी, वो वांगजी ने 1-2 बार नहीं, पूरे 300 बार अनुभव की थी। उसने एक तरह से विंग की मौत को 300 बार एंजॉय किया था। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी जब विंग बाओशन सरन के सामने खड़ा था, वो वांगजी को ठुकरा सकता था, अपना प्योर कल्टीवेशन चुन सकता था, वांगजी को मरने के लिए छोड़ सकता था। पर उसने वांगजी को अपनाया, अपना कल्टीवेशन मेथड ही बदल दिया। पता नहीं इस सब चीज़ों को उसने अकेले कैसे किया होगा। अगर वांगजी चाहता तो इस पूरे वक्त वो विंग के साथ हो सकता था, उसका साथी बन सकता था, उसकी ढाल बन सकता था। पर वांगजी पूरे वक्त बस विंग का बुरा सोच रहा था। माना कि विंग उसे ज़्यादा वक्त नहीं देता, वो विंग को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता।
पर वो इतना जानता है, विंग दिल का बुरा इंसान नहीं है। शायद उनकी परिस्थितियाँ ऐसी होंगी कि विंग को वो निर्णय लेने पड़े होंगे। वांगजी ये सब सोचते हुए अपने रोब्स के एक टसल से खेल रहा था। आज उसने अपने सबसे बेहतरीन रोब्स पहने हुए थे। आज वो खास अपने अल्फा के लिए तैयार हो गया था। उसके दिल में आज एक डर था, एक अलग सा डर, खुद से अपने अल्फा के सामने प्रेजेंट होने का, इंटीमेसी का। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लगभग रोज़ ही अपने अल्फा के साथ कल्टीवेशन करता है, उसे आज सामने से अपने अल्फा के सामने जाने में इतना डर क्यों लग रहा है। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज़ क्यों हो रही है। तभी वांगजी को अपना चेहरा जलता हुआ मालूम हुआ। उसने अपने दोनों गालों को हाथ लगाया तो वो बहुत गर्म हो चुके थे। क्या वो शर्मा रहा था? हाँ, शायद से। उसे याद आया उसके श्योंगजांग का भी यही हाल था। वो भी पूरे लाल हो चुके थे जब उनके शादी की बात चल रही थी। जब भी वांगजी उनसे कुछ पूछा करता था मिंगजुए काका के बारे में, तब सिचेन कितना शर्माता था और फिर वांगजी से कह देता, जब तुम्हारी शादी तय होगी तब तुम भी समझ जाओगे। आज वांगजी को ऐसा लग रहा था कि उसके सिचेन काका कहीं से उसे महसूस हो रहे हैं। अगर नी मिंगजुए काका इतने दिनों से ड्यूअल कल्टीवेशन कर रहे हैं तो ज़रूर से वो सिचेन काका के साथ ही कर रहे होंगे, क्योंकि नी मिंगजुए काका के प्यार पर उसे कोई भी डाउट नहीं था। पर विंग ने अपने मुंह से ये बात नहीं बोली कि सिचेन जिंदा है या नहीं, और इसी बात का पता वांगजी लगाना चाहता था। वो विंग को किसी तरह से सारी सच्चाई बताने पर मजबूर करना चाहता था, फिर वो चाहे अच्छे ढंग से हो या फिर सिडक्शन के ज़रिए। वो समझ गया था वो किसी भी और चीज़ से विंग से नहीं जीत सकता। विंग हर चीज़ में उससे बेहतर है, पर कोई भी अल्फा कभी अपने ओमेगा से जीत पाया है, खासकर जब ओमेगा अपने हीट में हो। वांगजी को एक पल के लिए बुरा भी लग रहा था कि वो अपने हीट तक का फ़ायदा उठा रहा है। अपने बदले की भावना में इस कदर खो गया है कि उसे कुछ भी अच्छा बुरा समझ नहीं आ रहा है। पर क्या ये उसकी अकेले की गलती है? उसके अल्फा को भी तो उसे अच्छे से समझाना चाहिए था। वांगजी तो एक बच्चा था जब वो इस महल में आकर कैद हो गया था। उसकी इतनी सारी चीज़ें थी, पर किसी ने भी उसे कुछ भी अच्छे से नहीं सिखाया। वो बस उसे अपने कल्टीवेशन टेक्निक सिखा रही थी, पर क्या किसी ने भी उसे ये सिखाया कि राजमहल में कैसे रहा जाता है। अगर ऐसे में उसके सामने कोई राजमहल का व्यक्ति आ गया तो वांगजी तो समझ भी नहीं पाएगा कि वो उसके साथ कैसे व्यवहार करे। माना कि वो भी अपने पति के साथ उसके पीछे पीछे कल्टीवेशन की राह पर निकल गया है, पर जैसे कि उसकी सारी चीज़ें इमॉर्टल बनने के लिए निकल गई है, क्या वांगजी जा सकता है? शायद से नहीं। वो प्रिंस का मेट है, शायद उसे राजगद्दी के लिए वारिस भी देना होगा। हो सकता है पहले उन्हें अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियां पूरी करनी हो और उसके बाद वो दोनों इमॉर्टल बनने के लिए जा सकते हो। वैवाहिक जिम्मेदारियां मतलब वांगजी को राजगद्दी के लिए वारिस पैदा करने होंगे, उनकी देखभाल करनी होगी, उन्हें अच्छे से शिक्षा देनी होगी। पर सबसे पहले तो उसे अपने अल्फा के साथ नोटिंग करनी होगी। पर ये उसका प्रीस्ट अल्फा उसके साथ नोटिंग करेगा? अगर उसने मना कर दिया तो? वांगजी हर तरह की संभावनाएं सोच रहा था, यहाँ तक कि जब उसकी पालकी प्रिंस के महल के सामने आकर रुक गई, तब भी वांगजी न तो पालकी से उतरा ना ही अपने ख्यालों से बाहर निकला। तब चिली और मिली ने आकर पालकी के सामने के पर्दे हटाए और फिर वांगजी को देखा, उसे आवाज़ लगाई। तब वांगजी होश में आया। फिर वो पालकी से उतरा और उसने पालकी साथ में चिली और मिली को वापस भेज दिया। वो अकेले ही
महल की सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर की तरफ निकला। उसने ये महल पहले भी देखा हुआ था, कई बार होश में तो कई बार अपने ओमेगा के असर में। यहाँ पर कोई ऐसा कोना नहीं था जहाँ पर उसने प्रिंस को देखा नहीं था। कभी बैठक में, कभी लाइब्रेरी में, कभी स्विमिंग पूल में, तो कभी बेडरूम में। शायद से उन्होंने हर जगह पर ड्यूअल कल्टीवेशन किया था, बस स्पिरिट वर्ल्ड में जाकर। और आज जब वांगजी अपनी पूरी यौवन अवस्था को प्राप्त कर चुका था, उसकी हीट आने वाली थी, वो फिर से एक बार अपने अल्फ़ा को पाने के लिए उसी के महल में आ गया था। उसने हर कोने में अपने अल्फ़ा हस्बैंड विंग यानी वी वूशियान को ढूंढने की कोशिश की, पर वो तो कहीं भी नहीं था। वांगजी को इस महल में हुई उनकी पहली मुलाकात याद आ गई। अब वो पीछे स्विमिंग पूल की तरफ गया, अपने फेरोमोन्स हर तरफ स्प्रेड करते हुए। जाते हुए वो अपनी एक एक ज्वेलरी को निकाल रहा था। स्विमिंग पूल तक पहुंचते पहुंचते उसके बस इनर रोब्स रह गए थे। वांगजी ने पूल में उतरने से पहले उन्हें भी हटा दिया। अब वांगजी का शरीर वाइब्रेट करने लगा था। उसकी हीट उसके सर चढ़कर बोलने लगी थी। उसने जैसे ही उस स्विमिंग पूल में अपने पैर से टच किया, उस पानी का रंग अचानक से बदल गया। ऐसा लगने लगा कि वो लाल सुनहरे रंग में परिवर्तित हो गया हो। अब वांगजी एक एक सीढ़ी उतरते हुए पूरा स्विमिंग पूल के अंदर डूब गया। अब वांगजी ने वहाँ पर अपने मैजिक से उन लोटस के फूलों से अपना पोशाक बनाया। अब वांगजी वहाँ पर तालाब के किनारे आ गया। वांगजी का बस चेहरा पानी के ऊपर था और बाकी पूरा बदन पानी के नीचे। वो कमल के फूलों और पत्तों के बीच इतनी खूबसूरती से ढका हुआ था कि देखने वाले को ये कोई बेशकीमती कलाकृति लगती। पर ये सब चीज़ें यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही थी। ये सब वांगजी का सडक्शन था अपने अल्फ़ा के लिए, जो कहीं और नहीं, उसी तालाब के तह में वांगजी से छुपकर बैठा हुआ था। उसने अपने आप को बहुत अच्छे से छुपाया था। अगर वांगजी पहले वाला वांगजी होता तो विंग को कभी ढूंढ नहीं पाता, ना ही उसका ओमेगा। पर अब वांगजी बहुत बदल गया था, बहुत ताकतवर हो गया था, और शायद इसीलिए उसे अपने अल्फ़ा का रिदम महसूस हो रहा था। वांगजी उस पानी में कुछ देर तक खेला और जैसे ही उसे कुछ एहसास हुआ, उसने पानी से बाहर निकलना चाहा, पर उसके पैर पहले ही किसी ने पकड़ लिए थे। उसके अल्फ़ा से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। इधर विंग ने, जिसने अपने खुद के इंस्टिंक्ट्स बनाए थे, ये अल्फ़ा उसका क्रिएट किया हुआ था। आमतौर पर इंस्टिंक्ट्स इंसानों के सर चढ़कर बोलते हैं, लेकिन डिवाइन बॉडीज़ के बारे में ऐसा नहीं होता था। उनके इंस्टिंक्ट्स उनके काबू में होते थे। पर विंग ने आज दोबारा से अपने इंस्टिंक्ट्स के सामने हार मान ली थी। पहली बार तब जब वांगजी पहली बार उस नहर में तैरकर विंग के सामने आया था। वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि विंग के अल्फ़ा ने उस पर कंट्रोल कर लिया था, और आज दोबारा से विंग का अल्फ़ा अपने ओमेगा को पाने के लिए तड़प रहा था। पर वांगजी इतनी आसानी से विंग के हाथ थोड़े ही आने वाला था। उसने अपने पैर से झटका देकर खुद को आज़ाद किया और तालाब से बाहर निकल गया। तुरंत विंग भी उसके पीछे आ गया। उसकी आंखें देखकर ही वांगजी समझ गया था कि विंग के ऊपर उसका अल्फ़ा हावी हो चुका है। पर वांगजी भी कम थोड़े ही था। वो अपने सिलेक्शन की हर एक टेक्निक इस्तेमाल करते हुए अल्फ़ा को अपने इशारों पर नचा रहा था। वो विंग को वहाँ से बेडरूम में लेकर आया और फिर उसे धक्का देकर बेड पर गिराया। विंग बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था और इधर वांगजी उसके ऊपर आ गया था। उसने एक पल के लिए भी
वीइंग की नज़रों से अपनी नज़रें नहीं हटाई थी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक उंगली से वीइंग के माथे को टच किया। इधर वीइंग, जो बहुत ही तेज़ सांसें ले रहा था, उसने वांगजी का टच महसूस करते ही अपनी आंखें आधी मूंद ली, जैसे वो अपने ओमेगा की गंध में मदहोश हो गया हो। अब वांगजी अपनी उंगली वीइंग के चेहरे पर घुमाकर उसके गर्दन से होते हुए उसके सेंट ग्लैंड तक लेकर आया था। वीइंग उसके लिए पागल हुआ जा रहा था। वो बस उसका नाम जप रहा था। अब वांगजी उसकी तरफ झुकते हुए उसके गर्दन तक जाकर बोला, मेरे अल्फा, ओमेगा। वीइंग चिल्लाया। वांगजी ने फिर से कहा, अल्फा, आप क्या चाहते हो? वीइंग ने कहा, ओमेगा। वांगजी ने खुद को इतनी खूबसूरती से तैयार किया था कि उसका जो पोर्शन दिखना चाहिए था वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। जो ढकना चाहिए था वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ढका हुआ था। अब वांगजी ने अपना दूसरा हाथ उठाया और फिर अपने ऊपर पॉइंट करता हुआ बोला, क्या आपको ये ओमेगा चाहिए? वीइंग ने हाँ में सिर हिलाया। तो वांगजी ने कहा, आप इस ओमेगा के साथ क्या करना चाहते हो? अब वीइंग मुस्कुराया और फिर अपनी बातें बताने लगा कि वो वांगजी के साथ क्या कुछ करना चाहता है, कैसे उसकी कमर पकड़ना चाहता है, कैसे उसे किस करना चाहता है। वांगजी ये सब बातें सुनते हुए वीइंग के ऊपर मानो जैसे नृत्य कर रहा था, खुद को भी प्लेजर कर रहा था और वीइंग की हालत भी खराब कर रहा था। फिर उसने वीइंग से कहा, अगर आपको ये ओमेगा चाहिए तो आपको इस ओमेगा के कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। इस पर वीइंग जोर से आवाज़ करता हुआ बोला कि वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। अब वांगजी ने पूछा, क्या लान सिचुएन जिंदा है? वीइंग ने तुरंत इसका हाँ में जवाब दिया। इससे वांगजी की आंखों में आंसू आ गए। एक तरह से जो मैजिक उसने वहाँ पर किया था वो फ्लिकर करने लगा और वीइंग भी अब होश में आने लगा। वांगजी ने पूछा, वो कहाँ पर है? पर इसका जवाब देने की बजाय वीइंग ने वांगजी को बेड पर पिन कर दिया और वो वांगजी के ऊपर आ गया। पर वांगजी शायद अब सही सोचने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। पर वीइंग तुरंत ही उसके आंसू पोंछते हुए उसके करीब जाते हुए बोला, तुम्हारा भाई जिंदा है पर अभी डीप स्लीप में है। जैसे ही उसने मेरा घाव अपने ऊपर झेला, नीमिंगजे ने अपना कल्टीवेशन उसके साथ शेयर किया। पर वो डीप स्लीप में जाने से पहले क्या बोल रहा था पता है? वांगजी ने बस वीइंग की तरफ देखा। उसके चेहरे पर ना दर्द था, ना गम, ना ही जानने की इच्छा। वो बस वीइंग की तरफ देख रहा था। वीइंग ने कहा, उसने कहा, मेरे भाई का ख्याल रखना। वांगजी की आंखें फिर से एक बार छलक गई। वीइंग ने कहा, इसलिए लान क्लान की तरफ से जब मुझे रेड स्क्रॉल आया मैंने तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता था। अब वांगजी वीइंग से नज़रें हटाकर दूसरी तरफ देखने लगा तो वीइंग ने कहा, उसके मन में बहुत सारे सवाल थे पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरू कहाँ से करे। तो वीइंग ने कहा, शायद ये हमारी किस्मत थी, पर अगर ऐसा नहीं भी होता तब भी मैं तुम्हें ही चुनता। वांगजी, तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम मेरे मेट हो। अगर हम दोनों भी अपनी अपनी दुनियाओं में होते, कभी आमने सामने नहीं आते तो बात और थी, पर अगर हम शादी करते हैं, एक साथ रहने की कस्में निभाते हैं और हमें हेवन से तक ब्लेसिंग्स मिलती है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले इस मॉर्टल वर्ल्ड में जिए और फिर इमॉर्टल बनने का रास्ता अपनाएं। वांगजी, मैंने जब से तुम्हें देखा है, तुम्हें अपनाया है, तुम्हें अपना साथी माना है, क्या तुम भी मुझे अपनाओगे?
अब वांगची ने फिर से एक बार विंग की तरफ देखा तो विंग ने पूछा, वांगची, क्या तुम मेरे मेट बनने के लिए तैयार हो? वांगची कोई प्रतिकार नहीं कर रहा था, इसलिए विंग ने उसके दोनों हाथ छोड़ दिए थे। वो अब वांगची के ऊपर और झुकता हुआ बोला, क्या तुम इस राज्य की नई फ्रेंड बनने के लिए तैयार हो? वांगची के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट दौड़ रहा था। तभी विंग ने उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखा और फिर वांगची को उठाया। अब विंग वांगची को गोद में लेकर बैठा था। फिर उसने वांगची के स्वेल हो चुके सेंट ग्लैंड पर अपने नाक रब करते हुए कहा, क्या तुम मेरा वंश आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो? तो वांगची ने भी विंग के सेंट ग्लैंड पर अपनी नाक रब करते हुए कहा, क्या आप भी मुझे मार्क करने दोगे? विंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वांगची ज़रूर उसका ओमेगा है, पर वो कोई कमज़ोर लड़का नहीं है। वो उसे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है, इसलिए वो भी अपने अल्फ़ा को मार्क करना चाहता है ताकि उसका अल्फ़ा सिर्फ और सिर्फ उसका बनकर रहे। विंग ने हंसते हुए कहा, सोच लो फ्रेंड, एक बार अगर तुमने मुझे मार्क कर दिया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम्हें पता ना हो तो बता दो, वी राज्य में फुरेन ही एम्परर होती है। तो क्या तुम अपने इस बिगड़ैल पति के साथ साथ इस पूरे राज्य को संभाल पाओगे? वांगची ने जवाब दिया, माना कि वह अपने अल्फ़ा को अभी इतने अच्छे तरह से जानता नहीं है, पर उसे ये सब बहुत एक्साइटिंग भी लग रहा था। पर वो पीछे भी नहीं हटना चाहता था। वो अपने नई ज़िंदगी में पहल करने के लिए तैयार था, जिसके साथ ही उसने अपने दांत विंग के सेंट ग्लैंड में गड़ा दिए थे, और यही विंग ने भी किया। दोनों ने एक साथ एक दूसरे को परमानेंटली मार्क कर दिया, और जिसके साथ ही वांगची अपनी हीट में चला गया था और उसके फेरोमोन्स से विंग पर भी असर हो गया था। उसने भी अपनी रट साइनक कर ली, और ये महल आगे पूरे 8 दिनों के लिए सबके लिए पूरी तरह से बंद रहा। इस स्टोरी में बस इतना ही। मैं इंटीमेसी सीन नहीं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है। देखते हैं आगे की स्टोरीज़ में कितना प्रोग्रेस होता है। वैसे मैं मेंबर्स के लिए स्पेशली एक अलग से हॉट स्टोरी लाने वाली हूँ। आई एम सो सॉरी, पर इसे मैं पब्लिक कभी नहीं करूँगी। तो चलिए जल्द ही नेक्स्ट एफएफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।